अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि ATR जो है PIA ने ग्राउंड कर दिए, बल्कि PIA ने नहीं, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ने ग्राउंड किए हैं कि उनकी तहकीकात हों और उसके बाद पता चले कि वो जहाज़ सेफ़ है कि नहीं। जब ATR 42-500 का चित्राल से इस्लामाबाद आते हुए एक जानलेवा हादसा हुआ जिसमें 47 अफराद जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए, तो उस दिन तो आज़म सहगल साहब ने रात को 11 बजे आके एक हंगामी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि जनाब ना जहाज़ में कोई फ़नी खराबी थी और ना पायलट एरर था, ये नहीं पता कि जहाज़ क्यों गिरा। आज़म सहगल साहब, हमारा आपसे मुतालबा है कि आप फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाएं और अपने आप को क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए हवाले कर दें कानून के, क्योंकि ये बात खरा सच के अंदर बहुत देर पहले हम बता चुके थे कि कौन कौन से ATRs के अंदर प्रॉब्लम है, और ख़ास तौर पे ये पर्टिकुलर जहाज़ जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर अल्फ़ा पापा ब्रावो हैरी ऑस्कर था, ब्रावो होटल ऑस्कर था, उसके मतलब हम बता चुके हैं पहले कि उसके प्रोपेलर विंग्स के साथ किस तरह से टैंपरिंग हुई। और टैंपरिंग का मतलब है कि उसके ऊपर वो काम किया गया जिसके आप मुजाज नहीं थे, जो आपको ऑथराइज नहीं था, पैसे बचाने के लिए, कोने काटने के लिए किया। ये हकीकत है कि पिछले 2 साल से ATR के स्पेयर पार्ट्स के लिए हुकूमत बिल्कुल पैसे नहीं दे रही है PIA की इंतज़ामिया को, और जो पैसे दिए जा रहे हैं वो अपनी प्रीमियर सर्विस को लॉन्च करने के लिए दिए जा रहे थे कि जनाब लाहौर से लंदन या लाहौर से मैनचेस्टर हमारी आप 330 की सर्विस देखें और कमाल देखें और मुबारकबादें एक दूसरे को वसूल कर रहे थे। हुआ क्या, इसके मुतालिक भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की धज्जियाँ कौन उड़ाता है? खुद हुक्मरान उड़ाते हैं। आम चोर हो, छोटा चोर हो, जेब कतरा हो, उसको तो पकड़ के कैद हो जाती है। फिर एक खबर ये आती है कि किसी एक मुजरिम को या मुलजिम को अदालत ने बाइज़्ज़त बरी कर दिया, तो पता चलता है कि 2 साल पहले ही तहवील के अंदर वो बेचारा मर गया होता है। 19 साल के बाद उसको जब इंसाफ मिला तो पता चला कि वो 2 साल पहले ही मर चुका है। तो ऐसा भी होता है। लेकिन गुजरात के एक MNA जिनके ऊपर ना सिर्फ इल्ज़ामात हैं बल्कि अदालत ने उनको सज़ाए मौत की सज़ा दी थी, इस वक्त दंदनाते फिर रहे हैं जनाब। उनका नाम है चौधरी आबिद रज़ा, NA 107 गुजरात से। अब क्या कर रहे हैं और हुकूमत उनके साथ क्या कर रही है, या हुकूमत नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है पार्टी, उसके साथ क्या कर रही है, उसके मतलब आपको बताऊंगा। FIA के अंदर एक बहुत ही अजीब व गरीब किस्म का नोटिफिकेशन निकला है फौरी तौर पे, जिसमें करप्शन के केसेस को दबाने की कोशिश की जा रही है, और उन FIA अफसरान के मतलब ख़ास तौर पे जो खुद करप्ट है उनके ऊपर किस तरह से करप्शन रोकी जा रही है, आपको मैं बताऊंगा। मेरा नाम मुबशर लुकमान है, आप देख रहे हैं खरा सच ओनली ऑन चैनल 24। मेरे साथ आज मौजूद है काजी सईद साहब हैं, जनाब इस्लामाबाद से मुझे माहिर कानून बैरिस्टर रिजवान अब्बासी ने ज्वाइन किया है, और एक सरप्राइज़ गेस्ट है मेरे जिनको अभी मैं थोड़ी देर में अनाउंस करूंगा कि वो कौन है, तो फिर PIA वालों को और पता चलेगा कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो सही है कि गलत है। फैक्ट ये है कि 7 दिसंबर को ATR 42-500 जहाज़ को जब हादसा पेश आया तो चेयरमैन आज़म सहगल ने क्या कहा उस वक्त, वॉच दिस। 11 ATR हैं और हमारे ये बड़े ATR रिलायबल जहाज़ रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी रहेंगे। इसका जहाज़ में कोई इस किस्म का मैं ख़बरें सुन रहा हूँ न्यूज़ में कि काफ़ी लोग इस पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसकी टेक्निकल कोई प्रॉब्लम्स थे। मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ आज कि बिल्कुल साउंड जहाज़ था। बाकी जो 11 हैं वो भी बिल्कुल साउंड जहाज़ हैं हमारे ATR, और इस जहाज़ का पिछले महीने अक्टूबर में A चेक हुआ है। आज़म सहगल साहब, मेरा आपको चैलेंज है जो मैंने आपको 2 दफ़ा पहले भी कर चुका हूँ। आप आएँ यहाँ पे, बैठें करा सच के अंदर, और मैं आपको बताऊंगा, आपको एविडेंस दूंगा कि क्या प्रॉब्लम थी जहाज़ में। जब आपको प्रोपेलर ब्लेड्स के नंबर मैं बताऊंगा, मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा जनरली कि प्रोपेलर की रिपेयरिंग कैसे हुई या फॉल्टी रिपेयरिंग हुई, मैं आपको एग्जैक्ट ब्लेड का नंबर बताऊंगा। और आपको ये भी बता दूं कि अगले ही दिन जिस दिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 8 दिसंबर को कराची से मोहनजोदड़ो जाने वाला ATR 42-500, उस जहाज़ का कॉल साइन जो था, रजिस्ट्रेशन जो थी, वो अल्फ़ा पापा ब्रावो होटल APBHH। ये खबर मीडिया से छुपाई गई थी, बाय द वे मैं आपको बता दूं आज़म सहगल साहब, अगले ही दिन की बात है, मीडिया से आपने छुपाने की कोशिश की, खरा सच की टीम को मिल गई वो खबर। पायलट ने इस जहाज़ को उड़ाने से इनकार कर दिया। पायलट की सारी डिटेल्स मेरे पास है, आप मुझे चैलेंज करें मैं वो भी सामने ले आऊँगा। पायलट ने जहाज़ को उड़ाने से इनकार कर दिया क्योंकि पायलट को ज़बरदस्ती फोर्स किया जा रहा था कि वो लेफ्ट इंजन को चलाएं और राइट इंजन को बंद रखें बोर्डिंग के वक्त।
क्योंकि राइट इंजन जो था उसमें कोई प्रोपेलर की प्रॉब्लम समझ आ रही थी, और यानी राइट साइड पर तो बोर्डिंग की जगह नहीं थी उसके, लेकिन उसके अलावा उस जहाज़ की प्रोपेलर ब्रेक्स जो थी उनमें भी प्रॉब्लम थी। गालिबन 3 चल रही थी, चौथी नहीं चल रही थी। पायलट ने तैयारा उड़ाने से इनकार कर दिया। ये अगले ही दिन आपकी बात के बाद था जब आपने कहा था कि ATRs हमारे सेफ़ हैं और इंशाल्लाह सेफ़ रहेंगे। और यही नहीं, चंद दिन के बाद यानी 11 दिसंबर को मुल्तान से कराची जाने वाली ATR 72-500 जो है, जिसका कॉल साइन पाकिस्तान 581 था, उसके इंजन टेक ऑफ से पहले स्टॉल कर गया और पायलट को रनवे से जहाज़ रोकना पड़ा। यानी टेक ऑफ से सिर्फ चंद लम्हे पहले उसको रोकना पड़ा। PIA का हाल यह है कि जहाज़ों के नए स्पेयर पार्ट्स मंगाने की बजाय कैनिबलाइजेशन की जा रही है, यानी जो जहाज़ खड़े हैं उनके पुर्जे निकाल के दूसरों में लगाए जाते हैं, उनको वक्ती तौर पे ठीक किया जाता है और उड़ा दो फ्लाइट उड़ गई जी। और ये हाल है जहाज़ों के साथ। वो हाल हो रहा है जो लाहौर में हम बिलालगंज के साथ करते गाड़ियों की अपनी, के वहाँ जाके पुर्जे लाए, करोला का एक्सीडेंट हो गया, करोला का वहाँ से पार्ट लाए और उसमें लगा दी कर दिया। लेकिन वो कौन लगा रहे हैं और वो किस तरह से लगा रहे हैं? कई आलात को तो आप रिप्लेस कर सकते हैं और कई हैं जिनको आप रिपेयर करने के मुजाज नहीं हैं, जो UTC कंपनी आपको बार बार तंबीह कर चुकी है उसकी। अब जब फ्रांस से एक टीम आई है, तहकीकाती टीम अपने ओन पे आई है यहाँ पे, तो आपने उसको तहकीकात में शामिल करने से इनकार कर दिया। हमें ज़रा ये बताइएगा कि उसकी वजह ये तो नहीं है कि आप कोई एविडेंस छुपाना चाह रहे हैं या उसको ख़राब करना चाह रहे हैं, वरना मैन्युफैक्चरर जब खुद आ गया तो उसकी टीम को तो फौरी तौर पे शामिल कर दें, या उससे ये सवाल पूछें कि थोड़ा अर्सा पहले ताइवान ने क्यों ATRs को सारों को ग्राउंड कर दिया और उनकी फ़्लाइटों पर पाबंदी लगा दी? अमेरिका में क्यों ये सिर्फ कार्गो पे उड़ाया जा रहा है, पैसेंजर के लिए नहीं उड़ाया जा रहा, और आप क्यों पैसेंजर्स के लिए उड़ा रहे, कार्गो के लिए नहीं उड़ा रहे? और उसके बाद ATR के इस हादसे के बाद मज़ीद 2 तैयारे टेक ऑफ के बाद ख़राब हुए, तो सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से ATRs को ग्राउंड कर दिया गया। DJ सिविल एविएशन, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, आपको जिस ATR के मुतालिक डिटेल चाहिए वो मेरे पास मौजूद है। आप बताएं, खरा सच की टीम जो है वो आपको पेश करेगी और आपको बताएगी कि इन जहाज़ों के कौन से प्रोपेलर्स में क्या टेम्परिंग हुई थी। और मेरे पास तो वो कॉरस्पॉन्डेंस भी मौजूद है UTC की और PIA के दरमियान, जिसमें UTC बार बार उनको तंबीह कर रहा है कि आप ये नहीं कर सकते जहाज़ों के इन पुर्जों के साथ जो आप कर रहे हैं, डीआइसर्स के साथ, प्रोपेलर्स के साथ जो आप कर रहे हैं, इससे जहाज़ अनसेफ हो सकते हैं। वो मैन्युफैक्चरर बार बार कह रहा है आपको और आप कह रहे हैं नहीं, हमें पता हम क्या कर रहे हैं, वी नो व्हाट वी आर डूइंग। सो who's responsible for the deaths of so many people, for the unfortunate and sad deaths of so many people? काजी सईद साहब, who's responsible? आपने जितनी तफसील से ये बातें बता रहे हैं, मैं तो इतना टेक्निकली इक्विप नहीं हूँ जितने आप, नॉलेज है आपका, मगर इस हवाले से आप खुद भी जहाज उड़ाते हैं। मगर सवाल ये है कि मैं तो सोच रहा हूँ कि अब मुझे ज़ाती तौर पर उन मकामात पे जाना चाहिए जहाँ बस पे इंसान पहुँच जाए। कितना अनसेफ फील करते हैं। और इसी जहाज़ पे, मुझे नहीं पता, जहाज़ों का ज़्यादा इल्म नहीं, कुछ अर्सा पहले मैं भावलपुर गया था तो मैं वापस खैर वाफियत से अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। ज़ाहिर है मौत तो ज़िंदगी तो अल्लाह की आता है, मगर ये अल्लाह की अमानत है ज़िंदगी। मगर सवाल ये है, मैं जो जिसको समझता हूँ वो ये है कि जब आपके सारे इदारे जो हैं वो एक ज़रिया बन जाएं, आपकी प्रॉफिटीरिंग का ज़रिया बन जाएं, करप्शन का ज़रिया बन जाएं, आप 4% उनमें री इन्वेस्ट ना करें, ये सारा सब कुछ क्यों हो रहा है ऊपर से नीचे तक? अब होता क्या है कि आपने कहा ना, ये अभी आप खबर देंगे FIA की कि इंक्वायरी के नहीं करने देंगे, और जो खबर है, तो मैं कहता हूँ इंक्वायरी पे तो पाबंदी लगा देनी चाहिए। अमली तौर पे तो इंक्वायरी हो नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आउट गोइंग जो हैं वो अपनी साबका ये हेयरिंग में कह चुके हैं कि जनाब यहाँ तो पैरालिसिस है, ना FIA काम करता है, ना कोई और काम करता है। तो जब एक काम हो ही नहीं रहा, बल्कि एक और काम करना चाहिए कि 5-4 लाख 3 लाख की जो चोरी है इसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए कि जनाब ये जो अगर 5 मिलियन की है, 10 मिलियन की है, तो तादीबी कार्रवाई की जाएगी अगर आपने कोई बात की या इस पर कार्रवाई करने की कोशिश की। अभी आप खबर देंगे आगे जी कार्रवाई सर्कुलर नंबर आया FIA का, सर्कुलर नंबर ऑर्डर 01/2016, और वो कहता है, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट जोनल ऑफिसेज इनिशिएट इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशंस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स एंड BS 17 and above or equivalent without the permission of competent authority as prescribed under rule blah 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 blah. It is directed to follow the aforesaid rule strictly for registration of inquiry and case against public servants or equivalent. The status of a public servant shall be confirmed during verification by concerned
डेप्यूटी डायरेक्टर, एनी वायलेशन विल बी व्यूड सीरियसली। मेरे इसको पास उर्दू में बता देना जरा, आसान लोगों को पता चल जाए। कौमी खजाना लूटने वाले करप्ट अफसरान जो हैं, सरकारी अफसरान, उनको खुली छूट दे दी गई है। वो कह रहे हैं कि इंक्वायरी से पहले तफ्तीशकारों उनके खिलाफ इंक्वायरी से पहले इजाजत लेनी पड़ेगी वजारत दाखिला से। मसला ये है कि करप्शन में मुलव्वस ग्रेड 17 या उससे जायद अफसर के खिलाफ बराह रास्त इंक्वायरी या मुकदमा भी दर्ज नहीं हो सकता। तो बस ठीक है। तो देखें ना, व्हाट दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर। इस तरीके से जो हालात हो रहे हैं, हम एक लाफिंग स्टॉक बने हुए हैं पूरी दुनिया में। हमारे यहाँ जो रोज लड़ाइयाँ हो रही हैं, दोनों जो एपेक्स जो हमारी पार्टीज हैं पार्लियामेंट में बैठी हुए हैं, सब एक दूसरे को, मैं पहले भी कहता हूँ, सिद्ध के दिल से बदयानत तस्वुर करते हैं। रिजवान अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू खरा सच वंस अगेन। वालेकुम अस्सलाम। रिजवान साहब, उस दिन मैंने आपको बताया था क्रिमिनल नेग्लिजेंस का, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप विटनेस रहिएगा। ये पूरा स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं, थद्दे जो हैं मेरे पास पीआईए के अंदर 261 अफराद का, तो हमें पता है जिनकी जाली डिग्रियां, हमें पता है जिनका उनकी जाली डिग्रियां हैं। आप मुझे बताएं, हम तो बता रहे हैं, पहले भी बता चुके हैं। सवाल यह पैदा होता है कि अगर इस पे एक्शन नहीं लेते तो डीजी या चेयरमैन या एमडी, किसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? देखें जी, जो जहाँ तक जाली डिग्रियों का ताल्लुक है, जिन लोगों ने, ये तो कंसर्न इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल किए, और जब आपने रिपोर्ट कर दिया और आप सारे डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस सामने लेके आ गए, तो जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट का हेड है, जिसका काम है इन डॉक्यूमेंट्स को सिक्रूटनी करना और सिक्रूटनाइज करना, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर इसके बावजूद, इस इंफॉर्मेशन के बावजूद वो इस बारे में कार्रवाई नहीं करते, तो दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मैं आता हूं इस पे, लेकिन एक पीआईए के ऊपर जी सॉरी आप बात कर। जी, दूसरा जो है अभी आपने एफआईए के इंक्वायरी रूल्स का जिक्र किया। ये रूल्स पुराने हैं, इसमें इसका मकसद किसी को बचाना नहीं था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि कानून तो मौजूद हैं, लेकिन कवानीन का इतलाक दुरुस्त तरीके से नहीं होता, या अपनी मर्जी से कानून को जब मोल्ड किया जाता है तो तब ये सिचुएशन पैदा होती है। एफआईए के रूल्स के मुताबिक, क्योंकि उन्होंने, हमारे यहाँ एक टेंडेंसी है कि हर आदमी के खिलाफ जो है बहुत जल्दी इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं, लिहाजा जब पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोई इल्ज़ामात लगाए जाएं तो उसकी पहले इंक्वायरी कर ली जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक लैप्स ये है कि इंक्वायरी का कोई टाइम पीरियड मुकर्रर नहीं है, और जहां पे इन्होंने कार्रवाई करनी होती है वहां पे तो 2 दिन में इंक्वायरी कंप्लीट होकर एफआईआर लॉन्च हो जाती है। लेकिन जहां पे बचाना होता है किसी को, तो अंडर द गार्ब ऑफ सेड इंक्वायरी वो फिर अनएंडिंग एक प्रोसेस जारी रहता है, और क्या कहा जाता है कि जी इंक्वायरी कंप्लीट। चलो मुझे एक और बात बताएं, आप क्योंकि माहिर वकील हैं, माहिर कानूनदान है, तो मुझे एक बात बताएं कि गुजरात के हल्का NA 107 से मुंतखब होने ने ने जो हैं चौधरी आबिद रजा, 1988 में आबिद रजा को साबिक MP और सिटी नाजिम गुजरात गुलाम सरवर बोझ पर कातिलाना हमले के दौरान 6 अफराद के कत्ल के जुर्म में 2003 में 6 मरतबा दफ़ा 302 और ATA के सेक्शन तहत के सजाए मौत हुई, और इस सज़ा पर इसने लाहौर हाई कोर्ट में अपील की और मकतूलीन के वर्सा के जानिब से दिया गया राजीनामा दिखाया, जिस पर अदालत ने इसको बरी कर दिया। नवंबर 2015 में चीफ जस्टिस पाकिस्तान अनवर ज़हीर जमाली ने एक सुओ मोटो नोटिस देते हुए हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया। कोर्ट ने आबिद रजा की डिस्क्वालिफिकेशन का केस सुनते हुए ATA 7 के तहत इसकी रिहाई का नोटिस लिया। कार्रवाई के दौरान फॉर्मर चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने ATA 7 के तहत कायम मुकदमात में कहा कि राजीनामा नहीं हो सकता और केस दोबारा लाहौर हाई कोर्ट भेज दिया। लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमे की समाअत शुरू हुई। 27 अक्टूबर 2016 को अदालत ने लीगी MNA आबिद रजा को 2 बार कैद की सज़ा सुनाई, उम्र कैद की, और इसके साथियों को 10-10 साल की सज़ा सुनाई। और उसके बाद मुस्लिम लीगी MNA आबिद रजा साथियों समेत कोर्ट से फरार हो गए। 27 और 28 अक्टूबर 2016 की दरमियानी रात आबिद रजा ने कतर और टर्किश एयरलाइन की टिकट्स करवाई, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम बना दी गई। उसके बाद वो लाहौर वापस आ गए। 10 नवंबर को इस फैसले की रिव्यू की अपील समाअत जो है वो शुरू हुई, और सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे लोग किस तरह खुले फेरे। बाय द वे, मुझे एक अनकन्फर्म न्यूज़ अभी आई है कि चेयरमैन PIA ने इस्तीफा दे दिया। आजम सहगल साहब, आपके इस्तीफा देने का तो मुतालबा हम कर रहे थे, लेकिन आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस भी होने चाहिए। आपने दोबारा आवाम को मिसलीड किया और आपने कहा कि हमारे तैयारे सेफ हैं, और अगले दिन प्रॉब्लम हुई,
उससे अगले दिन भी प्रॉब्लम हुई, उन्हीं जहाज़ों में प्रॉब्लम हुई जिसकी निशानदेही खरा सच में की जा रही थी। रिजवान अब्बासी साहब, वेरी क्विकली आबिद रजा के ऊपर बताइएगा मुझे अपने तासुरात। जी, जहां पे कोई शख्स सजा याफ्ता है तो उसके लिए तो कोई लीनियंसी नहीं है, ये तो सीधा सीधा जो है ये तो ज्यादती है कानून नाफिज करने वाले इदारों की, ये तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 25 की जो है खिलाफ वर्जी है, डिस्क्रिमिनेशन है कि एक आदमी जो कि सजा याफ्ता है, जिसको अदालत मजाज ने सजा दे दी, वो कैसे खुलेआम फिर सकता है, उसकी जो है इवन रिव्यू कैसे वो फाइल कर सकता है जब तक कि वो सरेंडर नहीं करता बिफोर दी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, जब तक वो अपने आप को कानून के हवाले नहीं करेगा उसकी रिव्यू भी काबिल समात नहीं हो सकती। ये तो बहुत अजीब सी बात है कि सजा याफ्ता आदमी जो है वो खुलेआम फिर रहा है और क्यों कोई जुर्रत नहीं कर रहा कि वो उसको गिरफ्तार करे, उसको तो फिल फोर गिरफ्तार होना चाहिए। मुझे अनकंफर्म न्यूज आ रही है टेलीफोन पे कि चेयरमैन पीआईए आजम सहगल ने रिजाइन कर दिया है। अगर ये खबर सही है, आजम सहगल के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगने चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, हर बंदे पे लगने चाहिए। उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि आवाम को क्या उन्होंने मिसगाइड और मिसलीड किया था जो उनकी प्रेस डिलिबरेटली किया है। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि हम इसे एविडेंस के तौर पे पेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये तो आजकल एविडेंस का बड़ा मसला है, हमारे बड़े इशू बन गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि अभी जो थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे, मैं तो समझता हूँ कि ये ना सिर्फ ये किया जाए बल्कि अगर कोई पॉइंट और इसरार करता है कि इनको पकड़ ये इंक्वायरी करें या किसी जुर्म की निशानदेही करता है तो मुझे तो डर है कि उस पर तादीबी कार्रवाई ना हो जाए। मैं अभी आ रहा था एयरपोर्ट पर, मुझे एक साहब ने कहा कि इतने आप शोज़ करते हैं क्या होता है? मैंने उनसे कहा कि नहीं, हमारा काम अपना काम करना है। वो कहते हैं ना, मुझे हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने तो अज़ान देनी है। कोर्ट्स, पुलिस, FIA, IB, ISI, इन सब के अपने दायरे इख्तियार हैं और अपने अपने काम है। जब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, भाई उनकी मर्जी, कोर्ट कहती है कि ये दायरे काम ही नहीं कर रहे, कौन पूछेगा? मैं कोई नहीं होता उनको चैलेंज करने वाला या उनको तनकीद करने वाला, मैं सिर्फ अपने हिस्से का काम कर सकता हूँ। एक ब्रेक लेके आते हैं काजी साहब, रिजवान अब्बासी साहब। ब्रेक के बाद आपको सरप्राइज दूंगा, PIA के अंदर जाली डिग्री याफ्ता काफ़ी लोग हैं, चंद के नाम। एक ब्रेक, टेक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और मैं आपको बताऊं कि PIA की जो जाली डिग्रीज हैं उसके मतलब तो मैं आपको बताता हूं, लेकिन मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाला हूं। अगर आपको लगता है कि मैं चेयरमैन PIA के रिज़ाइन की ब्रेकिंग न्यूज़ देने लगा हूं तो नहीं, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ कुछ और देने लगा हूं और वो इतनी अहम है कि आपको पता चलेगा कि PIA के चेयरमैन, PIA के CEO, डायरेक्टर फ्लाइट ऑपरेशंस, एयर सेफ्टी, ये सारे के सारे क्रिमिनल नेग्लिजेंस के मुर्तकिब हुए हैं। मैं बड़ा सोच के ये अल्फाज का इस्तेमाल जो है टेलीविज़न स्क्रीन पे कर रहा हूँ। आपको मैं बताता हूँ कि ये बात आपको बताएंगे शौकत जमशेद, फॉर्मर चीफ इंजीनियर एयरक्राफ्ट ऑफ PIA। शौकत साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग खरा सच और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। शौकत साहब, क्या ये सही नहीं है कि हमने पहले भी जिन जहाज़ों के मतलब ATR 42-500 के मतलब खरा सच में तफसीलात बताई, उनके प्रोपेलर के मतलब बताया, वो सही थी और PIA क्रिमिनल नेग्लिजेंस का शिकार रही, उनको उस वक्त बर वक्त उसके ऊपर कार्रवाई ना करके, और अब जो हादसा पेश आया जिस ATR तैयारे को, वो मुसलसल टेक्निकल प्रॉब्लम्स का शिकार था। जी, ये मैंने इसकी देखे रिपोर्ट निकाली है पिछले 2 महीने की तकरीबन जी, और इसमें लैंडिंग गियर वाइब्रेशन के डिफेक्ट 14 दफा 2 महीने में रिपीट हुआ है, 14 दफा। माय गॉड। और हमारे पास ऐसी चीज है, टेक्निकल सर्विस है जिसको एक्शन लेना चाहिए, सिविल एविएशन है जिसको इस पर एक्शन लेना चाहिए, कुछ नहीं हुआ। और फ्लाइट कंट्रोल के डिफेक्ट 6 दफा रिपीट हुआ है। और एक अहम बात बताऊं, 13 तारीख को इसी VIP फ्लाइट ये ऑपरेट हुई है इसी जहाज पे, 11 तारीख को फ्लाइट कंट्रोल का डिफेक्ट आया है, 13 तारीख और 14 तारीख को फिर फ्लाइट कंट्रोल का डिफेक्ट रिपीट हुआ है। ठीक है, इस वक्त जो इंजीनियरिंग टीम बैठी है ये बाफिया है, किसी ने बैकग्राउंड इनका चेक नहीं किया हुआ कि डायरेक्टर इंजीनियरिंग ने क्या किया हुआ है, पहले इनके साथ क्या है, ये हटाते हैं बार बार उसको, फिर आगे दूसरा सिफारिश लगाते हैं, ले आते हैं। और जिन लोगों ने सिफारिशें लगाई होंगी तो वही खतरे में भी थे। इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर इस जहाज से रिमूव किया इन्होंने, VIP फ्लाइट जो हुई है, तो ये चीजें हैं। इसमें जाहिर है कि आप बहुत सी चीजें ऐसी काम हो रहे हैं जो चीजें PIA शौकत साहब, मैं अपने नाजरीन के लिए ज़रा आपके अल्फाज को रीफ्रेज कर रहा हूँ और दोबारा से मैं बड़ा आसान सवाल पूछ रहा हूँ।
पीआईए का जो जहाज क्रैश हुआ, क्या ये सही है कि इस जहाज में मुताद्दिद टेक्निकल फॉल्ट्स थी और पीआईए की मैनेजमेंट जो है वो क्रिमिनली मुजरमाना गफलत का शिकार हुई उसको फिर भी उड़ाने के लिए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखें, ऐसा है कि ये मैनेजमेंट अगर कोई आदमी जहाज के लिए टाइम मांगता है ना काम करने की, ठीक करने के लिए, उसकी ऐसी तैसी करते हैं और अगर वो ना माने तो उसको विक्टिमाइज भी किया जाता है। ये चीफ इंजीनियर लाइन मेंटेनेंस, ये डायरेक्टर इंजीनियरिंग और ये मैनेजर, ये लोग सारे इस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं लोगों के लिए, जिससे डर के। और ये जो चीफ इंजीनियर आए हैं, आप रिकॉर्ड चेक कर ले, जब से ये आया है कितने शोकात इश्यू हुए हैं, कभी पहले तारीख में हुए नहीं होंगे। लोगों को डराना, धमकाना, गलत तरीके से जहाज रिलीज करवाना, ये इन लोगों का तो वो है। गलत तरीके से जहाज रिलीज करवाना, जरा नाजरीन को बताएंगे क्या मतलब है? गलत तरीके का मतलब ये कि जैसे अब मैं बताऊं, इस जहाज के लिए जो मुझे खबर मिली है कि जब ये वहां पे उतरा है, लैंड किया है, इससे प्रॉब्लम तो इंजन की आई है, ईजीटी इसकी हाई हुई है, ये रिटर्न में नहीं मिलेगा कहीं पे, मगर ये इतला है मेरे पास कि इसकी ईजीटी हाई हुई है। और यहाँ बात हुई है इंजीनियरिंग में, जिसमें डायरेक्टर इंजीनियरिंग, चीफ इंजीनियर जो ऑपरेट कर रहे थे लाइन के, वो कप्तान, डीएफओ और इंजीनियर, अगर आप इनका उस वक्त का रिकॉर्ड निकलवाएं, जो भी टीम ये इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसको चाहिए कि इनके मोबाइल के निकलवाएं सारा टेप, तो आपको पता चल जाएगा शायद उसमें क्या था। इसका डीएफडीआर काम नहीं कर रहा था, 1 हफ्ते पहले वो इसका रिप्लेस हुआ है। अब पता नहीं वो काम भी कर रहा है कि नहीं, पढ़ा जाएगा कि नहीं पढ़ा जाएगा, चीजें इसमें से मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, ये तो खैर जब होगी तो पता चलेगा। मगर इंजीनियरिंग की मैनेजमेंट इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं है। दो दफा डायरेक्टर इंजीनियरिंग को घर बिठाया गया है और उसके बाद वो फिर दोबारा से प्रमोट होकर आ जाते हैं यहाँ पे। जब ये चीफ इंजीनियर थे उस वक्त ये हमारे जहाजों पे बैन लगा और इनको जिम्मेदार करार दिया सीए ने। ये जो हीथ्रो एयरपोर्ट पे बैन लगा था, जी, हमारे यूरोपीय यूनियन पे बैन लगा था 2008 जी, जिसमें सारे 777 एयर बसेस सब शामिल थे। उस वक्त चीफ इंजीनियर जो थे वो जिम्मेदार थे, चीफ इंजीनियर उसके जिम्मेदार बनाया गया, ठहराया गया था उनको और उनको हटाया गया था। उसके बाद डायरेक्टर बना के ले आए। उसके बाद पीआईए में EASA 14 अप्रूवल बैन हुई, वो इनके जिम्मेदार थे। राव कमर ने इनको हटाया, फिर दोबारा दूसरे आए वो ले आए। ये तो हो रहा है पीआईए में। इसी तरह चीफ इंजीनियर के हाल है, तो ये कैसे होगा ठीक? रिजवान अब्बासी साहब, हटाने का थोड़ी है, जिनको हटाना है उसको तो कोई हटा नहीं रहा। मेरे साथ एक माहिर कानून है, मैं उनको एक बात समझा दूं एविएशन के टर्म्स में आसानी से, ताकि वो फिर मुझे कानूनी राय दे सकते हैं। रिजवान अब्बासी साहब, एक रिपोर्ट होती है जो जहाज़ की बनती है, जिसकी 3 या 4 कॉपीज़ होती हैं। वो और जब जहाज़ फ्लाइट करता है तो उसके पायलट्स और क्रू जो हैं उसको फिल करते हैं कि एक डाइनिंग टेबल फलां सीट की ख़राब है, ट्रे जो है या सीट सही नहीं है, या टॉयलेट में यह प्रॉब्लम है, या जहाज़ में कोई इंजीनियरिंग मैकेनिकल प्रॉब्लम, ये उनको असाबिर हुआ। जो यूरोपियन यूनियन का हमें बता रहे हैं जमशेद साहब, वो शौकत साहब, वो ये बता रहे हैं बेसिकली वहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने 6 महीने की रिपोर्ट्स को कंपाइल किया और उन्होंने पीआईए, क्योंकि उनमें से एक कॉपी डेस्टिनेशन एयरपोर्ट को भी जाती है, उनको भी मिलती है वो कॉपी, तो उन्होंने क्या किया, उन रिपोर्टों को कंपाइल किया और उन्होंने कहा कि 6-6 महीने से तुम्हारी ट्रेस जो है ख़राब हैं, तुम्हारी सीटें ख़राब हैं, तुम्हारा फलां ख़राब है, तुम रिपेयर नहीं कर रहे, योर प्लेन्स आर अनसेफ, और वहाँ पे बैन कर दिया पीआईए के हर जहाज़ को आने के लिए। उसके कई महीने के बाद वर्बल ऑर्डर हर एक को दिए गए कि ये रिपोर्ट फिल नहीं होगी एंड ऑल इज़ वेल लिख के दे दिया जाएगा, ताकि कोई डेस्टिनेशन एयरपोर्ट जो है या सिविल एविएशन वहाँ की, वो इनके ऊपर कुछ ना रोक सके। ऐसे लोगों के मुतालिक कानून क्या कहता है जनाब अब्बासी साहब? प्रमोशन की जाती इसकी। देखें, एक तो होती है सिविल नेग्लिजेंस होती है, नॉर्मल नेग्लिजेंस होती है, एक है क्रिमिनल नेग्लिजेंस। जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो बड़ा परफेक्टली आपने लफ्ज़ और सही मौके पे आपने इस्तेमाल किया। देखें, जब आप को ये पता है कि इस एयरलाइन में या इस जहाज़ में इतने लोग बैठने हैं और इस जहाज़ में अगर कोई फॉल्ट होता है या हम कोई नेग्लिजेंस करते हैं तो उसका रिज़ल्ट ऐसा ड्रास्टिक होना है कि किसी के बचने की या किसी आदमी के जो है वो बचने की कोई गुंजाइश नहीं होनी। और फिर जहाज़ का हादसा ऐसा हादसा होता है, और ये जितने रूल्स हैं ये तमाम पब्लिक लोगों की सेफ्टी, पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए हैं, IATA रूल्स जितने भी बने हैं।
तो जहाज़ का हादसा ऐसा हादसा है कि जो कि सिर्फ एक मुल्क तक नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया उससे लरस जाती है, पूरी दुनिया खौफ का शिकार हो जाती है। तो ये तो बहुत सीरियस ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। इसमें ऐसे मामलात में तो सीधी सीधी FIR दर्ज होनी चाहिए उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कि लोगों की सेफ्टी का सौदा करते हैं और जो कि लोगों की सेफ्टी पे ऐसे कंप्रोमाइज़ करते हैं। और स्पेशली ये जो मौजूदा जहाज़ का वाक़या है, ये आप देखें कि वो लोग जिन्हें पता था कि इसका एक इंजन काम नहीं कर रहा, वो लोग जो देख रहे थे कि इसमें 47 पैसेंजर्स बैठ रहे हैं और उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा है, वो लोग जिन्होंने इस जहाज़ को टैक्सी करने की इजाज़त दी, उड़ने की इजाज़त दी, ये इसके बावजूद कि इस सूरत में जहाज़ को अगर हादसा होगा तो किसी के बचने का चांस नहीं है, तो ये तो सीधी सीधा जो है ये टेररिज्म है। ये सीधा मैं समझता हूँ कि टेररिज्म है, ये सीधा सीधा मर्डर है। 47 बंदों का कैलकुलेटेड एक ऑफेंस है। ये तो सिर्फ देखें इन्होंने जो रिज़ाइन किया, ये तो चलो मॉरल बेसिस पे या जो भी उन्होंने रीज़न लिखी रिज़ाइन किया, लेकिन इससे क्रिमिनल नेग्लिजेंस ख़त्म नहीं हो सकती। इस पे FIR लॉन्च होनी चाहिए। और वो जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है, जो आप फरमा रहे थे कि फ्रेंच टीम आई और वो उन्हें इजाज़त नहीं दी गई, उससे हेल्प उस इन्वेस्टिगेशन टीम को लेनी चाहिए और वो बताएं इनको कि इस जहाज़ के साथ इन्होंने क्या क्या खेल खेले, क्या क्या टेम्परिंग्स की और किन किन बातों में कंप्रोमाइज़ किया। शौकत जमशेद साहब, मेरे नाजरीन को ये बताइएगा कि खरा सच के अंदर हमने 7 PIA के ATR तैयारों की निशानदेही की थी काफ़ी अर्सा पहले कि इनके प्रोपेलर ब्लेड्स और DICs को टेम्पर किया गया। क्या ये खबर सही थी कि गलत थी? इसमें मेरी आपसे उस वक्त बात हुई थी, मुझे पूरी तफसील इस वक्त याद नहीं क्योंकि 3 साल हो रहा है उस बात को। 2 साल। मगर उसमें इतना इशू नहीं था उससे जो बात हुई थी। नहीं, बात ये हुई थी कि UTC जो कंपनी है उसने PIA को ये लिखा था कि आपको अथॉरिटी नहीं है ये करने की, और उन्होंने कॉर्नर्स कट करने के लिए फिर भी किया था उसको। अब मुझे इसका सही याद नहीं रहा, काफी टाइम हो गया है। क्योंकि आप भी थे उस पे। जी, मेरी आपसे बात था, मैं ही था प्रोग्राम में, मगर अब तो टाइम हो गया, मुझे सही याद नहीं इसके बारे में। मेरे पास तो वीडियो एविडेंस है, मैं दिखा दूं अपना काजी साहब, दोबारा दिखा दूं? मैं कब चले इसको हम इसमें रख लेंगे, लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें एक बात करने की। देखें, बात ये है कि एक तो मैं एक चाहता हूं, क्योंकि मैं न्यूज़ मैनू, ये जरा खबर आवाम तक जाए कि जहाज 2 महीनों में, जो शौकत साहब कह रहे हैं 14 दफ़ा उसमें फॉल्ट हुआ, फिर 11 तारीख को मल्टीपल फॉल्ट हुए, फिर 11 तारीख को वो उड़ता है और 13 तारीख को VIP फ्लाइट है, फिर उसके बाद वो ठीक नहीं होता। अब मैं एक बात करना चाहता हूँ, बात यह है कि इसकी बुनियाद को हम कहाँ से पकड़ें। जब मैं आपको किसी इख्तियार की पोस्ट पे बैठ के मोहब्बत में आपकी मुबशिर लुकमान साहब जो काम आपको नहीं होता उस पर लगा दूंगा। अब मुझे ये बताएं, आज तक किसी ने पूछा कि ये जो इस्लामाबाद का एयरपोर्ट बना है उसमें एक कंसल्टेंट इंजीनियर की बजाय होम्योपैथिक डॉक्टर था? तो बेसिक इसमें एक सबक और भी है कि जब मैं किसी, यानी कितना क्लोज, एक खुद अल्लाह ने बचाए रखा, खुदा का शुक्र है कि PM साहब की सेफली, ये आपके लिए कितना बड़ा खतरा है। मैं आपको और नाजरीन को और जमशेद साहब को एक चीज़ दिखाता हूँ, खर प्रोग्राम की एक पुरानी क्लिप, ताकि मैं एविडेंस बार बार दे रहा हूँ कि ये PIA की मैनेजमेंट और इवन सिविल एविएशन दोनों क्रिमिनल नेग्लिजेंस के क्यों यानी जिम्मेदार हैं। वॉच दिस। अच्छा, ये मुझे बताएं कि एक ईमेल आई, सुन ले प्लीज, सुन ले, मैं आपको दिखा भी रहा हूं टीवी पे। अगर आप नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूं ईमेल टीवी पे, आप वो पढ़िएगा। ये आई SIH रिजवी को, डिप्टी चीफ इंजीनियर ESNCA, मेंटेनेंस ऑपरेशन सेंटर, इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची में, और इसका रेफरेंस नंबर है LT-9/12/0195। और इसमें उन्होंने लिखा है कि UTC एरोस्पेस सिस्टम की तरफ से उन्होंने लिखा है कि 20 अगस्त को हमें ब्लेड नंबर FR20061049 RT मौसूल हुआ है, और PIA की जानिब से दी गई इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये ब्लेड एक बार दिसंबर 2011 में ओवरऑल और रिपेयर किया गया है। और यह भी बताया गया है कि मेजर इंस्पेक्शन वर्क स्कोप से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन 2007 अगस्त और अक्टूबर 2009 और जून 2010 में आपको टेक्निकल को पहले फराम की जा चुकी है। यह भी याद दहानी कराएं कि ऑपरेटर ये सलाहियत नहीं रखते कि वो तमाम वर्क स्कोप पर परफॉर्म कर सकें, जबकि PIA ने इस ब्लेड की बहुत सी मेजर इंस्पेक्शन और रिपेयर का काम खुद किया है,
जो कि सिर्फ अप्रूव्ड रिपेयर सेंटर यूटीएएस रेटियर फिगियक में होना चाहिए था। और खास तौर पे यह बताया गया कि मेजर इंस्पेक्शन वर्क स्कोप कुछ सेफ्टी कैरेक्टरिस्टिक्स का ख्याल रखा जाता है, और अगर ऐसा ना किया जाए तो ब्लेड मुकम्मल तौर पे नाकारा हो जाता है। मुकम्मल तौर पे नाकारा हो जाता है। लेकिन एक और चीज है जिसमें मैंने वार्न किया था, वो क्या था? वॉच दिस। कई दफा ऐसा होता है कि प्रोग्राम करते हुए इंसान सोच में पड़ जाता है। आज का दिन ऐसा ही एक दिन है, क्योंकि दिल ये करता है कि जितनी ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जितनी मेरे पास रिसर्च है, अल्लाह करे ये सब की सब गलत हो, और अल्लाह करे कि कभी ना कभी ये पता चले कि जनाब ये सब गलत आपकी रिसर्च साबित हुई और ये गफलत नहीं है, आपकी जो है वो लापरवाही थी जो आपको पता ही नहीं चला। काश ऐसा दिन आए। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आज आपको मैं जो बात बताने लगा हूं वो इंतहाई खौफनाक है और इंतहाई हौलनाक है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने जब ATR तैयारे खरीदे, मैं ATR के मुतालिक आपको बताऊं कि ये एयरक्राफ्ट फ्रांस से लिए थे। इन्होंने उसकी यानी परचेज से पहले ही उसके ऊपर सवालिया निशान उठ गए थे, और ATR की परचेज को बहुत जगहों पे टेक्निकली क्वेश्चन किया गया था, खास तौर पे जब इसने फोकर को रिप्लेस करा था। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की वर्कशॉप अब उसके बाद क्या कर रही है? अब उसके बाद इस जहाज ATR 42-500 को पिछले 2 साल से गैर कानूनी तौर पे मुरम्मत कर रही है। जी, मैं गैर कानूनी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं आपको उसका एविडेंस दूंगा कि गैर कानूनी क्यों है। और उस वजह से रोजाना हजारों के करीब इंसानी जानों को रिस्क एलिमेंट के अंदर रखा जा रहा है। रिजवान साहब, मैंने बहुत पहले ये खबर पॉइंट आउट की थी कि प्रोपेलर्स में क्या प्रॉब्लम है, DISS में क्या प्रॉब्लम है, और ख़ास तौर पे ATR के मैंने रजिस्ट्रेशन साइन नंबर्स दिए थे, कॉल साइन नंबर्स दिए थे कि इस जहाज़ को ख़तरा है। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वही एक जहाज़ जो है ब्रावो होटल ऑस्कर जो है वो फेटल एक्सीडेंट का शिकार हुआ। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? देखें आप थोड़ी सी हिस्ट्री अगर देखें तो पहले फोकर का हादसा हुआ तो उन्होंने फोकर ग्राउंड कर दिए और ATR लेके आ गए। ATR के ख़रीदने से पहले ही उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स आ गए। तो वो लोग जिन्होंने ATR ख़रीदने की अप्रूवल दी, इन हालात में कि जब उसके ऊपर इतने सीरियस क्वेश्चन मार्क्स थे और उनको कोई उन्होंने रिबट नहीं किया, उसका कोई भी उनके पास हल था ही नहीं, तो वो तमाम लोग जो ATR को ख़रीदने वाले हैं, ATR की ख़रीदने की अप्रूवल देने वाले हैं, वो तमाम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। और मौजूदा ये जो हादसा हुआ ये तो इंतहा हो गई कि आप देखें 47 जानें चली गई, और अभी इसके बाद ATR ग्राउंड हो गए। अब पता नहीं कौन से अब दूसरे जहाज मज़ीद हादसे हुए हैं, उसके बाद अल्लाह ने बचत कर ली है। कितनी जाने लेंगे जी, और कितनी जाने वो जहाज लेने के बाद फिर हम सोचेंगे, और कब तक ये जाने लेने का सिलसिला जो है ये PIA जो है जमशेद साहब, क्या ये सही है अगर मैं कहूं कि PIA की इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है इस वक्त खस्ता हाली का शिकार है, क्योंकि जितने अच्छे इंजीनियर्स थे वो एमिरेट्स, गल्फ एयर, सऊदी या इत्तेहाद में चले गए हैं, क्योंकि उनको बेहतर तनख्वाहें मिलती हैं और हम रिटेन नहीं कर सक रहे। क्या ये सही है कि हमारी इंजीनियरिंग अब कमज़ोर हो गई है? जी, हमारी इंजीनियरिंग वाकई में कमजोर हो गई है, बहुत स्ट्रांग थी। बात यह है कि जब आपके गलत लोग आके ऊपर बैठ जाएंगे, वो जो लोग अच्छे हैं उनको कॉर्नर कर देते हैं, वो लोग जो उनके कहने से गलत काम करते हैं उनको आगे रखते हैं, और दूसरे लोगों को विक्टिमाइज किया जाता है और उनको नाजायज फायदे पहुंचाए जाते हैं। तो खराबियां तो होंगी ना भाई। यही हुआ है PIA में, यही हो रहा है अभी आजकल, यही हो रहा है पिछले साल भर से। इससे पहले भी जब था ये चीजें रही बीच में, फिर कभी ठीक हो जाती हैं, कोई सही आदमी कभी आ गया गलती से। तो ये सब वजूहात हैं उसकी करने की। फिर स्पेयर्स का प्रॉब्लम है, स्पेयर्स नहीं होते हैं। मैनेजमेंट अभी जो बैठी है वो ये चाहती है कि कोई जहाज डिले ना हो, कहीं हमारे से पूछ-गुछ ना हो, उसके लिए चाहे कोई सा भी काम करना पड़े वो तैयार है करने के लिए, और करवा रहे लोगों से, अपने उन लोगों से जो लोग, और हर तरह की इसमें मतलब विक्टिमाइजेशन भी है लोगों की है बहुत ज्यादा। अच्छा शौकत साहब, मेरे पास पूरा थद्दा पड़ा हुआ है PIA में जाली डिग्रियां लेकर प्रमोशन लेने वाले अफराद का। क्या ये एलिगेशन मेरी सही है? हाँ बिल्कुल सही है। बहुत से लोग निकाले गए हैं, बहुत से लोग छोड़ के भाग गए, और अभी भी बहुत से लोग काम कर रहे हैं।
अभी भी हो सकता है, अगर कर रहे हैं तो गलती है ना किसी की। देखिए अगर अभी भी कोई काम कर रहा है इसके बावजूद भी, तो फिर मैनेजमेंट का फेलियर है। ये रिजवान साहब की गलती है। रिजवान अब्बासी साहब, माजरत के साथ मैं बड़ा डर कर मैं एक सवाल आपको बताऊं, एक स्टेटमेंट दूं कि बहुत से ऐसे अफराद हैं जो स्टे ऑर्डर लेके आ गए हुए हैं और उसी तरह काम करी जा रहे हैं, और यानी आप देख रहे हैं असर क्या हो रहा है। स्टे ऑर्डर क्यों मिला? देखें जहाँ पे स्टे ऑर्डर आ गया वहाँ पे भी पीआईए की, जैसे शौकत साहब फरमा रहे हैं, पीआईए की मैनेजमेंट की गलती है। अगर वो एक्टिवली परसू करें, अदालतों में अगर ये बताएं कि ये इसने रॉन्ग जो है सारे फैक्ट्स लिख के ये अदालत को मिसगाइड करके स्टे लिया है, तो वो स्टे ऑर्डर वकेट हो जाएंगे। ऐसा करता हूं मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, पीआईए की ऐसा करता हूं आपको एक चीज दिखाता हूं, क्योंकि टाइम कम रह गया, तो अब मैं कल या परसों किसी तफसीली प्रोग्राम में तफसील दिखा दूंगा। मैं उन लोगों की, उनकी डिग्रियों की आपको दिखाता हूं अटेंडेंस वगैरह, यानी उनकी दिखाता हूं कि 2 साल ये पढ़े हैं और यानी एक और शहर में जाके, और उन दिनों में इनकी फुल अटेंडेंस लगी हुई है पीआईए के रजिस्टर्स में, और कहीं पे ये एब्सेंटी नहीं है। लेकिन 2 साल के बाद सरप्राइजिंगली जामशोरों से या कहीं और से, किसी जगह से, यूनिवर्सिटी से एक डिग्री इनके पास आ गई और फौरी तौर पे वो सबमिट करके प्रमोट हो गए, जबकि ये उस ज़माने में ना इन्होंने एनओसी लिया, ना इन्होंने लीव ली, ना कुछ किया, और ये अपनी मुलाजमत पे बरकरार रहे। और बाय द वे रिजवान साहब, वो यूनिवर्सिटी जो है ना, अल खैर यूनिवर्सिटी, वो HSC ने फारिग भी की हुई है उसको कि ये मुस्तनद यूनिवर्सिटी नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे आप? देखें यही बात है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये मैनेजमेंट ने इन चीज़ों को एक्टिवली परसू करना है। लेकिन अगर आप जो है सिफारशी लोगों को लेके आएंगे और वो अपने फिर आगे मंजूर नज़र लोगों को सामने रखेंगे, तो फिर तो ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। काजी साहब देखें, जब आप दयानतदारी को लाइबिलिटी समझेंगे, जब आप बदयानत लोगों को जो है आगे लाएंगे, और जब आप ये कहेंगे कहीं से अगर हमें चीदा कोई दयानतदार आदमी मिल जाए तो हम कहते हैं इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। वो आज इस निज़ाम में लोग कहते हैं कि वो आप लाइबिलिटी हैं, ये इशू है। मगर मैं जो बात एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने इस मुल्क के सबसे आला शख्सियत को ख़तरे में लाया, तो इससे एक सबक क्या है कि जब भी आप स्पॉन्सर करते हैं या प्रमोट करते हैं इस तरह के लोगों को कि जो अहल नहीं है अपनी सीटों पे बैठने के, दे एंडेंजर एवरीथिंग। मज़े की बात यह है, अल्लाह रहम करे, कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को यह एहसास नहीं कि उनकी ज़िंदगी को एयर लीग वालों ने ख़तरे में यानी 2-4 किए। और मेरा ख्याल है कि चलें कोई इससे सबक अगर सीख लिया जाए, जिसके बारे में अभी बहुत से हम वी शुड कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, तो शायद कुछ हो। मगर यहाँ तो शौकत जमशेद साहब, मेरे पास अब कुछ इतलात ये आ रही हैं कि आपके जो एयर बसेस हैं 320 वगैरह, उनमें भी प्रॉब्लम शुरू हो गए काफ़ी। देखिए मैंने अभी इसको चेक तो नहीं किया, इसलिए मैं नहीं कह सकता, मगर जो मैनेजमेंट का माइंडसेट नजर आ रहा है इस जहाज के डिफेक्ट से, इससे तो ये लगता है कि जी वहां भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये माइंडसेट है। आपके जहाज नॉर्मल तौर पे किस कानून के तहत MEL पे पैसेंजर्स लेके जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, जबकि MEL पे सिर्फ बेस तक जा सकते हैं? नहीं, MEL में ऐसा नहीं है। MEL में गुंजाइश है 5 दिन की, कहीं 10 दिन, 5 दिन की ना, तो यहाँ कई महीने ऐसा चल रहे हैं। हाँ, वो तो फिर CA से अब वो लेते हैं, क्लियरेंस CA से उसका वेवर लिया जाता है। और आपको पता है CA में आप DGCA से बात करें जरा, उनसे कहें कि ये जो CA में लोग हैं इनसे पूछे कि इनके कितने रिश्तेदार PIA में नौकरी रखवाए इन्होंने, तो ठीक कैसे होगा भाई? अगर ये लोग सब अपने लोगों को नौकरियों पर रखाएंगे तो जाहिर है फिर दूसरे काम भी होंगे ना उसके पीछे। रिजवान साहब, आप तो FIR कर रहे थे उस दिन। जी, अब आपके पास ये एविडेंस आ गया एक चीफ इंजीनियर का। देखें, ये तो किसी भी जो भी एग्रीव्ड पर्सन है वो FIR लॉन्च करा सकते हैं। गवर्नमेंट खुद अगर चाहे तो FIR लॉन्च करा सकती है। ये जो 47 जिन बंदों की डेथ हुई, इनका कोई भी लवाहिकीन में से कोई एक शख्स भी, इस्लामाबाद में भी FIR हो सकती है, जहाँ पे ये हादसा हुआ हरीपुर वहाँ पे भी हो सकती है, चित्राल जहाँ से जहाज़ ने टेक ऑफ किया वहाँ पे भी FIR दर्ज हो सकती है। कोई भी शख्स एप्लीकेशन दे उसको, ये तो
पर्चा FIR तो दर्ज हो सकता है। मेरा ख्याल है इस निज़ाम के खिलाफ FIR दर्ज करवानी पड़ेगी मुबश्शिर साहब। ये बहुत बड़ा ये जो है ये FIR अब दर्ज नहीं होंगी। यहाँ पे ये अब तसर पुख्ता हो गया है कि यहाँ पे जो तमाम किस्म की मेल फंक्शनिंग है, ये बदयांती है, इट गोज़ अनचेक्ड। और हाँ, कोई मोबाइल चोरी करने वाला पकड़ा जाए, भूख लगी हो बेचारे को, आपके हाथ से छीन के ले जाए, उसको चित्तर मारो, और क्योंकि रोज़गार तो यहाँ जो है आपको सिलसिला पता है। तो मेरे ख्याल में वी हैव एक अनटचेबल्स हैं, अनटचेबल्स जिनको हम हाथ नहीं लगा सकते। शौकत साहब मुझे ये बताएं कि जब जाली डिग्रियों वाले निशानदेही जिनकी हो गई, डायरेक्टर HR क्यों उनको बचा के रख रहा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जिसकी निशानदेही हो गई उसे बचा सकता है, वो बच के हाथ में नहीं है बचाना। मगर बात यह है कि जिस कोर्ट ने ये किया था कि डिग्री वालों को फारिग कर दो, वो उस पर स्टे क्यों दे रहे? सवाल तो ये है मेरा कि वो इस पर स्टे क्यों दिया जा रहा है, जिससे उन्होंने खुद कोर्ट ने ये निकाला था ऑर्डर कि जिस डिग्री उनको फारिग किया जाए, फिर स्टे किस बात का दे रहे हैं भाई? शौकत साहब आपका, रिजवान अब्बासी साहब आपका, सईद काजी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। करासट प्रोग्राम के साथ मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। एक बात आपको मैं बताऊं कि PIA के अंदर बहुत शदीद मसाइल है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि PIA रीच ऐसी नहज पे लेके आया जा रहा है कि जहां आपसे कुछ देर पहले तक अवाम में एक गम गुस्सा था कि PIA को सेल नहीं करना चाहिए, अब अवाम खुद से ये मुतालबा करे कि जनाब PIA को बेच दो ताकि ये बेहतर हो जाए। हकीकत यह है कि PIA को बेचने से ज़्यादा इसको ठीक करने की ज़रूरत है। कौम का असासा है, कौमी एयरलाइन है, कौमी फ्लैग कैरियर है, और इसको ठीक करना चाहिए, ना कि इसको इबरत का निशान बनाकर हम कौड़ियों के मोल जो है वो साहूकारों के हाथों में दे दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। चेयरमैन PIA ने आज रिज़ाइन कर दिया, लेकिन चेयरमैन PIA अपनी जिम्मेदारियों से मुबर्रा नहीं हो सकते, जो इस हादसे के बाद भी खुदा न खास्ता हादसे हो सकते थे। आई होप कि साद रफ़ीक साहब चेयरमैन PIA से कोई तो सबक हासिल करें कि पता नहीं कितने ट्रेन एक्सीडेंट्स के बाद साद रफ़ीक ने रिज़ाइन नहीं किया। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफ़िज़।